नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके शो दिल की बात में। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने हास्य कलाकार और स्टैंड अप कॉमेडियन शंभू शेखर जी, जो पहले ही लाफ्टर चैलेंज में धूम मचा चुके हैं। आइए मिलते हैं उनसे। नमस्कार शंभू शेखर जी। नमस्कार। शंभू शेखर जी, जहां एक और टेररिज्म, इन्फ्लेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ऐसी ही कई चीजों ने लोगों के चेहरों पर एक तरीके की उदासी छाई हुई है, बिल्कुल। उस वक्त में आप जैसे लोग जो उनके चेहरों पर हंसी के दो पल लेकर आते हैं, वो कार्य वाकई काबिले तारीफ है। इस चीज में जो आप आए, उसके लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? दरअसल इस फील्ड में आने का जो काम था मेरा कि मैं कैसे लोगों को हंसाने का काम मैंने शुरू किया, तो इसके पीछे ये था कि मैं शुरू से ही, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था, तभी से ही मेरे अंदर दोस्तों को चुटकुले सुनाने की, उसके अलावा घर में कुछ भी बात हुई तो उसका हंसी उड़ाने की, कॉलेज टाइम में भी मैं कुल मिला के ऐसा ही रहा। तो अब मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि अगर इसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करूं या करियर ऑप्शन में लेके जाऊं तो बहुत अच्छा होगा। स्कूल टाइम पे और कॉलेज टाइम पे बहुत मौके मिले, जिस मौके की वजह से मैं वहां तक पहुंचा। और कहते हैं कि जब आप हंस रहे होते हो तो ईश्वर की प्रार्थना कर रहे होते हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब आप हंसा रहे होते हो तो ईश्वर खुद आपके लिए प्रार्थना करता है। तो बस एक तरह से मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूं, ईश्वर की प्रार्थना समझ के करता हूं। हास्य और व्यंग की कविताओं के साथ साथ हमने सुना है कि आप बहुत ही संवेदनशील कविताओं के भी रचनाकार हैं। आप हमें ये बताइए कि हास्य व्यंग से संवेदनशील कविताओं की तरफ रुझान आपका कैसे हुआ? देखिए, जो भी व्यक्ति कोई भी हो, वो तभी हंस सकता है जब उसके अंदर संवेदनाएं हो। हंसी दो तरह की होती है। एक होता है किसी का उपहास बना के, आप किसी का उपहास बना रहे हो, कोई लंगड़ा है, कोई अपाहिज है, उसके ऊपर वो नेगेटिव हंसी होती है, वो कभी संवेदनशील लोग नहीं हंस सकते। दूसरी चीज होती है कि चीजों में आप किस तरह से ऑब्जर्व करते हो, चीजों को अपने नजरिए से हंसते हो और अपने आप पर हंसते हो। तो जो भी संवेदनशील व्यक्ति होगा, हंसी तो उसके अंदर होगी ही होगी। और हंसी और संवेदनाएं दोनों साथ साथ चलती है। और वैसे भी कहा गया है कि जो अंदर तक भरा होगा वही मस्खरा होगा। क्या बात है जी, क्या बात है। शंभू शेखर जी, लाफ्टर चैलेंज में लोगों ने आपको बहुत पसंद किया जी। आपको बहुत शोहरत हासिल हुई। इस शोहरत को हासिल करने के लिए आपको एक स्ट्रगल करना पड़ा, तो उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जहां तक स्ट्रगल का प्रश्न है, तो आज के दौर में तो हर करियर में है, लेकिन जो ये लाइन है जिसमें आप सीधे लोगों से जुड़ते हैं, सीधे सीधे उनसे बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो इसमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रगल होता है, थोड़ी बातचीत ज्यादा करनी पड़ती है। लेकिन ये जरूर था मेरे साथ कि जब मैं लाफ्टर में जाने का मैंने सोचा, तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत किताबें पढ़ी। और जब सोच लिया तो सोच लिया। हमारे उस्ताद साहब कहा करते थे, बढ़ा दिए हैं तो वापस कदम नहीं करना, किसी का साथ ना मिले तो गम नहीं करना। तो साथ मिले या ना मिले, लेकिन वहां तक जाना, लोगों को हंसाना, बस वही मंजिल थी और मैं उसमें कामयाब भी रहा। अगर कामयाबी की बात करें जी। तो कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे किसी का हाथ होता है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किसका हाथ है? किसी एक का हाथ बताना तो बड़ा मुश्किल रहेगा, क्योंकि मेरी मम्मी भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। पिताजी तो बचपन में गुजर गए थे जब मैं छोटा था, लेकिन ये था कि घर के लोगों का ज्यादा सपोर्ट नहीं था, बाकी मेरी मम्मी का सपोर्ट सबसे ज्यादा था। उनको ये जरूर विश्वास था मेरे ऊपर कि मैं जो भी करूंगा अच्छा करूंगा। फिर उसके बाद कुछ दोस्त यार ऐसे ऐसे जुड़ते गए, जिन्होंने मुझे, जहाँ पे मैं गलत होता था, मुझे बताया कि भाई तुम इन चीज़ों से बचो। जहाँ पे मैं अच्छा करता था वहाँ मुझे अप्रिशिएट करते थे। तो उन लोगों का हाथ रहा, उन लोगों का साथ रहा, और उनके साथ मैं आज भी सबके साथ हूँ। जब भी मैं बहुत अच्छा कहीं परफॉर्म करके आता हूँ तो सबसे पहले अपनी मम्मी को फ़ोन करता हूँ। जब मैं कहीं और किसी शूट पे जाता हूँ या कहीं और कामयाबी की सीढ़ियों को छूता हूँ तो दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता हूँ। और मैं ये मान के चलता हूँ कि जो भी लोग आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं, अगर वो आपकी बुराई कर रहे हैं तो वो सबसे अच्छे हितैषी हैं आपके, जो आपका अच्छा चाहते हैं वही आपकी बुराई करते हैं। तो मेरे साथ ये कहना तो बहुत मुश्किल होगा कि कौन एक आदमी हो सकता है या एक शख्स ऐसा कौन है जिसका हाथ रहा या जिसने मुझे आगे बढ़ाया। बस ये था कि जिन लोगों के साथ मैं था वो सब मुझ पर विश्वास रखते थे और उस वजह से मैं आगे बढ़ता चला गया।
एप्रिसिएशन की बात करें तो बिल्कुल सही है कि किसी भी कलाकार को एप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। जब आप परफॉर्मर थे, जब आप कंटेस्टेंट थे लाफ्टर चैलेंज में, तो उस वक्त की कोई एक ऐसी घटना बताइए जब आपको ऐसा लगा हो, जिसे याद जब आप अभी याद करते हो तो आपको ऐसा लगता हो कि यार वाह, ये खुशी के भी पल थे और गम के भी, कोई ऐसी मोमेंट। हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी है। दरअसल जब हम सब बॉम्बे गए थे लाफ्टर चैलेंज के लिए, मैं लाफ्टर थर्ड में आया था, मैं टॉप 10 तक पहुंचा था वहाँ पे, तो पूरे देश भर से कलाकार इकट्ठे हुए थे। उसमें क्या था कि जितने भी हास्य कलाकार थे, मैंने बताया आपको कि जो अंदर से भरा होता है वो मस्खरा होता है। अब सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे, पूरे देश भर के कॉमेडियन एक साथ एक ही होटल में हम लोग रहते थे, तो वहाँ जो हम लोग मस्ती करते थे वो हंसी, और फिर घर बहुत दूर था, घर जा नहीं सकते थे, हम 3-4 महीने लगातार बॉम्बे में रहे, तो वो गम। मुझे एक घटना याद है, मथुरा के हमारे एक दोस्त थे राम सरीन, वो मथुरा से जब आए तो वो पेड़े लेके आए थे कि जो भी लोग इन्हें मिलेंगे उन्हें वो पेड़े खिलाएंगे। मुझे मिठाई बहुत पसंद है, ये बात मुझे पता चल गई कि वो पेड़े उन्होंने अपने संदूक में रख दिया है। उसके बाद खाने के बाद पेड़े खाने का हमारा मन था, मैं और मेरे एक साथी कलाकार उसके कमरे में गए और उनके पेड़े उठा के, और सारे के सारे पेड़े हमने ही खा लिए और उन्हें पता तक नहीं लगा, और डिब्बा बांध के हमने वापस रख दिया। तो उसके बाद जब खाना खाया, हमने रात का डिनर किया, और उन्होंने कहा चलो मैं सबको स्वीट डिश खिलाता हूँ। तो जब हम गए और उन्होंने डिब्बा खोला तो देखा यार वो बिल्कुल खाली है। तो जो हंसी का माहौल बना था, हम आज भी उस चीज़ को याद करते हैं। और गम के भी कई पल रहे वहाँ पे, जब लोग आउट हो जाते थे, जब बाहर हो जाते थे, कोई पहले राउंड में आउट हो गया, कोई आखिरी तक साथ में रहा, मैं टॉप 10 में जाने के बाद आउट हो गया। तो जब बिछड़ते थे एक दूसरे से तो बहुत दुख होता था, क्योंकि कंपटीशन कभी भी किसी भी क्षेत्र में कोई पैमाना नहीं होता जो आपकी कला को जांच ले। आपकी कला को जांचने के लिए कोई भी कंपटीशन नहीं बना। कोई छोटा कलाकार बड़ा कलाकार होता नहीं है, कलाकार एक समान होता है। जिसको बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया वो बड़ा बन जाता है, जिसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता वो छोटा होता है, कहते ऐसा है। लेकिन जब आउट होता था तो हमें बहुत दुख होता था, क्योंकि पहले राउंड में भी आउट होने वाला सच्चे अर्थों में उतना ही बड़ा था जितना विनर था। तो वो सब गम के पल रहे, लेकिन खुशियां और गम तो जिंदगी के सिक्के के दो पहलू हैं, आप एक दूसरे से अलग कर नहीं सकते। बिल्कुल सही बात की आपने। लेकिन हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने तो लाफ्टर चैलेंज में तो खैर वो क्लिप्स वगैरह देख ही चुके होंगे, तो हम चाहेंगे कि आप कुछ हमारे स्टूडियो में कुछ सुनाएं। हाँ बिल्कुल, मैं सुनाना भी चाहूँगा और बात भी बांटना चाहूँगा आप लोगों के साथ। बिल्कुल नई चीज़ जो लाफ्टर के माध्यम से भी लोगों ने नहीं सुनी, मैंने अभी नई बनाई है कि वो एक बच्चा, छोटे बच्चे से टीचर ने कहा कि भाई कल तुम्हारा माय फादर कैसे आएगा, याद करके आ जाना। आपने भी स्कूल तो पढ़ा ही होगा, मतलब माय फादर कैसे था याद करके आ जाना। तो बच्चा अगले दिन जब क्लास में आया तो अध्यापक ने कहा भाई माय फादर कैसे लिखो। बच्चा लिखने लगा, बोला सर याद नहीं किया, भूल गया। बोले बेटा ऐसे तो तुम फेल हो जाओगे, कुछ तो करो, कुछ तो लिखो। तो बच्चे ने फेल होने के डर से माय फादर कैसे लिखना शुरू किया। अब साहब वो भूल चुका था, उसने ऊपर की लाइन नीचे, नीचे की लाइन ऊपर, यहाँ की लाइन वहां, वहां की लाइन यहाँ करके पूरा का पूरा निबंध ऐसे पजल कर दिया। बच्चा जो लिखता है एक एक लाइन पे सारे श्रोताओं को मजा आएगा और आपको भी। बच्चा लिखता है, मेरे पिताजी बहुत मेहनती हैं, हम 8 भाई बहन हैं, वो समय के बड़े पाबंद हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई 40 साल का, उससे छोटा 35 साल का, उससे छोटा 30 साल का, उससे छोटा 25 साल का, उससे छोटा 20 साल का, 15 साल का, मैं 10 साल का और छोटी बहन 5 साल की। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ पिताजी जरूर कोई राजनेता रहे होंगे, पूरे 5-5 साल का गैप मेंटेन है। पिताजी ने जो बच्चे ने अगली लाइन लिखी तो बच्चों को लगेगा कि भाई, आपको लगेगा श्रोताओं को कि इनके घर का बच्चा ही लिख सकता है। बच्चा लिखता है, मेरे पिताजी के पास 10-12 जोड़ी जूते हैं, वो रोज सुबह मंदिर जाते हैं। मेरे पिताजी बहुत बहादुर थे, उनकी शादी बचपन में ही हो गई थी। और बच्चे ने जो आखिरी लाइन लिखी, वो हास्य का कलाकार कैसे व्यंग तक पहुंचता है, हंसी करते करते कैसे व्यंग तक पहुंच जाया जाता है। बच्चा आखिरी लाइन लिखता है, मेरे पिताजी चाह कर भी कोई काम समय पर पूरा नहीं कर पाते, वो भारत सरकार के होनहार कर्मचारी हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई है। आप देखिए कि देश में कसम की कितनी वैरायटी है। लोग माँ कसम, भाई कसम, बाप कसम, तेरी कसम, मेरी कसम, इसकी कसम, उसकी कसम, ये कसम, वो कसम, कितने कसम खाता है आदमी। कसम उसी की खाता है जिससे प्यार करता है। आपने कभी किसी को पत्नी कसम खाते देखा? नहीं। कभी कभी नहीं खाएगा भाई, प्यार ही नहीं करता तो खाएगा ही क्या। इस मामले में महिलाएं कितनी तेज होती है, वो कसम किसी की भी खाए, हाथ मंगलसूत्र कोई लगाती है। बोली कसम ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगला तो निमट ही जाएगा। होती है ऐसी, पूरा देश ऐसी भरा पड़ा है। मैं बताऊं आपको, पिछले दिनों एक सर्वे हुआ, सर्वे का कोई रिजल्ट नहीं आया,
क्योंकि उसमें जो भाषा थी वो पूरे देश के लोगों को समझ नहीं आई। सर्वे इस बात पे था कि भारत में सभ्यता और संस्कृति के विकास में आजादी की असली भूमिका, भारत में सभ्यता और संस्कृति के विकास में आजादी की असली भूमिका। अब भारत किसे कहते हैं ये मराठी मानुस को नहीं पता चला, सभ्यता किसे कहते हैं हरियाणा वालों को नहीं पता, संस्कृति किसे कहते हैं गोवा वालों को नहीं मालूम, विकास किसे कहते हैं बिहार को नहीं पता, आजादी किसे कहते हैं कश्मीर को नहीं पता, असली किसे कहते हैं दिल्ली वालों को नहीं पता, और भूमिका किसे कहते हैं सलमान खान के अलावा भी किसी को नहीं पता। तो इससे बहुत सारी चीजें हैं। अब देखिए बच्चे क्या, बच्चियां भी बहुत तेज होती है। वो एक बच्ची से अध्यापक ने पूछा कि भाई राम लक्ष्मण तो ठीक, सीता जी वन में क्यों गई? तो बच्ची ने शर्माते हुए जवाब दिया, बोली सर सीता जी के जंगल जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो श्रोताओं को मैं समय समय पे टीवी के माध्यम से या लाइव जाकर के भी, कई बार हम सीधे संवाद के द्वारा भी, या कई बार अखबारों में छप के, रेडियो के द्वारा, आकाशवाणी पे भी बहुत बार गया, मैं उनको कुछ न कुछ नया देने की कोशिश में लगा ही रहता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और लेकिन जहां आपने भारत की बात की, तो भारत का मीडिया आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। उसके ऊपर अभी एक फिल्म भी आई हाल फिलहाल में। नहीं जी, मीडिया ने तो भारत को चर्चा का विषय बना रखा है। बिल्कुल। तो मीडिया को कहते हैं कि इट्स ऑल अबाउट शो बिजनेस। आप मीडिया के बहुत नजदीक गए, बहुत आपने महसूस किया कि किस तरीके से काम होता है। आपकी क्या राय है मीडिया के बारे में? देखिए जी, मीडिया के बारे में मेरी राय बहुत अच्छी है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तमाम घटनाएं जो पहले लोगों तक पहुंच नहीं पाती थी, अखबार आते थे पहले, 1 घंटे का न्यूज चैनल आया करता था दूरदर्शन पे शाम को 8 से 9 बजे, उसमें भी आधा घंटा हिंदी और आधा घंटा अंग्रेजी का हुआ करता था। बहुत सारी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी में हुआ करती थी वो हम तक पहुंच नहीं पाती थी। आजकल 24 घंटे के न्यूज चैनल हो गए, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें लोगों तक पहुंच रही है। लेकिन मीडिया से मेरा एक दुख भी है कि ये सब चीजें दिखाती है, लेकिन उसको रिपीट इतनी बार करती है, वो पूरे दिन में एक खबर को लेकर के वो आगे बढ़ती रहती है। इन सब चीजों से थोड़ा मीडिया का प्रभाव भी कम होता है। हालांकि लोकतंत्र, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से मीडिया उसका एक स्तंभ है। मीडिया देश को संवारता है, देश के भविष्य को संवारता है, समाज को उसका आईना दिखाता है। लेकिन मीडिया में आजकल होने क्या लगा है कि मीडिया जो थी वो पहले अपना कोई व्यू नहीं देती थी। मीडिया कभी अपना व्यू नहीं देती है, वो पक्ष और विपक्ष रखती है, वो कभी भी संवाद पे नहीं पहुंचती, वो कभी रिजल्ट पे नहीं पहुंचती। वो आजकल मीडिया ने अपने अपने नियम बना लिए हैं, वो जजमेंट करने लग गई है, वो जज बन के आई है, वो पक्ष विपक्ष देखने के अलावा भी बहुत कुछ करती है। तो ये चीज है मीडिया का एक बहुत बड़ा विडंबना। ये भी है कि मीडिया में तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते जब तक उन्हें स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। तो ये एक दुख है मीडिया के साथ। हालांकि मैं हास्य कलाकार हूँ, मीडिया को इस तरह से नहीं देखता। आप कभी न्यूज चैनल खोल के देखो, हंसने के लिए आपको किसी कलाकार की जरूरत नहीं है। न्यूज चैनल खोल लो, सुबह से शाम तक हंसते रहोगे। उसमें मेन न्यूज में कुछ और आता है, नीचे 3-4 लाइनें कुछ और जाती है, ब्रेकिंग न्यूज में कुछ और चल रहा है। अब मेन न्यूज में दिखा रहे खराब स्वास्थ्य के चलते प्रधानमंत्री अस्पताल में भर्ती, नीचे एक लाइन लिखी जाती है डॉक्टरों पे लगे संगीन आरोप। मेन न्यूज में दिखा रहे मल्लिका शेरावत दिल्ली आई, ब्रेकिंग न्यूज राजधानी का तापमान 4 डिग्री बढ़ा। तो मीडिया है भाई, कुछ भी कर सकती है। अभी पिछले दिनों महिला दिवस मनाया गया, मेन न्यूज में दिखा रहे महिला दिवस पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। अब नीचे नीचे लाइन लिखी जाती है एक साथ में उसके, 2 बच्चों की मां पति को छोड़ प्रेमी के साथ फरार। तो मीडिया तो साहब, और ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, प्रिंट मीडिया का यही हाल है। सुबह अखबार से फोन आ गया, बोले भाई शंभू शिखर हमारे अखबार में आपका नाम छपा है। मैंने पूछा जी आपका अखबार कौन सा हॉकर बांटता है, कहाँ मिलेगा? बोला जी हमारा अखबार हॉकर नहीं बांटता, जिसका नाम छप जाता है वही खरीद के दिन भर बांटता रहता है। तो ऐसी बातें हो जाती है। बिल्कुल। तो ये तो मीडिया की बात थी, लेकिन हम बात करें आपकी। सारी दुनिया आपको हास्य कवि शंभू शिखर के नाम से जानती है। शंभू शिखर हास्य कवि हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, लेकिन असल जिंदगी में शंभू शिखर का क्या व्यक्तित्व है, उसके बारे में हमें बताइए। असल जिंदगी में मैं बहुत सुलझा हुआ इंसान हूँ। मैंने किसी भी तरीके से अपने आप को किसी भी चीज में उलझा के नहीं रखा। असल जिंदगी में मैं अपने माँ के लिए एक अच्छा बेटा बनने की कोशिश में हूँ, अपने घर वालों के लिए एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश में हूँ, और अपने दोस्तों के लिए एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश में हूँ। जिंदगी को लेकर के बहुत गंभीर हूँ, जिंदगी को लेकर के बहुत संजीदा हूँ, क्योंकि मेरा मानना यह है कि जब तक आप जिंदा रहते हो तब तक अगर आप संजीदा ना रहें तो जिंदगी हंसी नहीं होती। हंस के जिंदगी जीनी चाहिए, एक अलग बात है, लेकिन जिंदगी को आप हंसी में नहीं डाल सकते।
ये मेरा मानना है। जो गंभीर विषय होते हैं जिंदगी के, उस पर उतनी ही गंभीरता से सोचता हूँ जितनी गंभीरता से मैं लोगों को हंसा लेता हूँ। आप काफी सारे कवि सम्मेलनों में जाते हैं, लाफ्टर चैलेंज टीवी पर भी आप दिखते रहते हैं, तो कोई ऐसी घटना जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं 2-3 घटना आपको बता दूं। कवि सम्मेलन की एक घटना है, पिछले दिनों में हिसार गया था प्रोग्राम करने। मैं जब स्टेज पे खड़ा था तो एक ताऊ लट लेके आ गए। मैंने पूछा, ताऊ कोई गलती हो गई है तो बताओ, बैठ जाता हूँ। बोले, नहीं बेटा, तुम तो हमारे मेहमान हो, तुम तो लगे रहो, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ जो तुम्हें बुला के लाया। तो वो ऐसी घटना हो जाती है। बचपन में मैं बड़ा ही शरारती किस्म का बच्चा हुआ करता था। तो मुझे याद है कि हमारी एक गाय हुआ करती थी, तो गाय अभी भी है। गाय के पूंछ में मैंने क्या किया कि एक बड़ा सा टीन का कनस्तर लिया, उसमें 4-5 पत्थर डाल दिए और गाय की पूंछ में मैंने वो रस्सी से और गाय की पूंछ में बांध दिया। अब जब जब वो टीन में पत्थर बजते थे, गाय को लगता था पता नहीं क्या हुआ, गाय भागती थी और गाय बहुत दूर दूर तक भागती रही, जब तक कि वो कनस्तर गिर के नीचे नहीं गिर गया, वो टूट के, तब तक 1-1.5 घंटे तक लगातार गाय भागती रही। और जब पता चला कि ये मेरी बदमाशी है तो उस समय मम्मी ने मुझे ठुकाई भी की थी। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं जिंदगी भर मुझे याद रहती है। मैं समय समय पर उन घटनाओं को याद करके हंसता रहता हूँ जी। तो आपने जो ये सफर चुना है आगे बढ़ने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, और जिस तरीके से आप उसमें कामयाब भी हो रहे हैं, हमारी शुभकामनाएं ये हैं कि आप उन सफलताओं को और सारी ऊंचाइयों को छुएं जी। लेकिन मेरा एक आपसे मैं चाहूंगा कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि जो लोग नए लोग हैं, जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, जो इस तरीके के काम को करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस क्षेत्र में चाहे वो अभिनय का क्षेत्र रहा हो, लेखन का क्षेत्र रहा हो, कविता का क्षेत्र रहा हो, कोई सा भी क्षेत्र रहा हो, सफलता एकदम से नहीं मिलती। अमिताभ बच्चन बहुत बड़े उदाहरण है। शुरू के तमाम फिल्में उनकी फ्लॉप रही। लता मंगेशकर को एक टाइम पे निकाल दिया गया था कि उसकी आवाज बहुत पतली है। तो जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनसे बस मैं यही कह सकता हूं कि असफलताओं से बिल्कुल ना डरें। कमिटमेंट हो अपने आप के प्रति, अपनी कमियों को स्वीकार करना, जो आगे बढ़ना चाहते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो जिन्होंने इस फील्ड को जिया है, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं, उसकी राय लेना और उनकी इज्जत करना। कई बार होता क्या है कि हम अपने जोश में, जुनून में घर परिवार, दोस्त यार सबको छोड़ देते हैं। मैंने देखा है, मैं बिहार के छोटे से गांव में पैदा हुआ, वहां के लोग हीरो बनने के लिए बंबई चले गए, दर दर की ठोकरें खा के बाद में वापस आए। परिवार को कभी ना छोड़ें, दोस्तों को कभी ना छोड़ें, उनके साथ आगे बढ़ने का जो मजा है। हो सकता है कि आपको थोड़ा लेट रिस्पॉन्स मिले, हो सकता है कि एक की जगह 3 साल लग जाए आपको उभरने में, लेकिन जब आप उभर के आओगे तो सब चीजें आपके साथ होगी, आपके पास होगी। आप हमारे शो में आए, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि हमारे श्रोताओं ने हंसी के साथ साथ और भी जो जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया आपने बताया, वो शायद उनके लिए जरूर कामयाब होगा। आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हास्य कलाकार, स्टैंड अप कॉमेडियन शंभू शिखर जी। इनसे गुजारिश करते हैं कि ये जाने से पहले कुछ और पंक्तियां हमारे श्रोताओं को सुनाएं। सर प्लीज कुछ सुनाएंगे आप? जी बिल्कुल, मैं 2 हास्य कविताएं गा के सुना देता हूँ। 2 छोटी कविताएं हैं, आपको अच्छा लगेगा, श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा, उन्हें ये रूप भी मेरा देखने को मिलेगा। कि तुम्हारे साथ बैठे टाइम का कुछ यूज हो जाए, तुम्हें चाहे कि देखें दिल बहुत कंफ्यूज हो जाए। हमारी हर कहानी हर जगह सुर्खी में हो दिलबर, कभी हम तुम मिले ऐसे कि ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। तो आज हमारे साथ दिल की बात में थे शंभू शिखर जी। धन्यवाद। धन्यवाद।